Hello everyone, welcome back to this channel once again. Today in this video we will be discussing about the Sales of Goods Act और इसमें आज हम उसका origin, development, ऑब्जेक्ट यही सब डिस्कस करेंगे यानी उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन बिफोर 1930 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर कंटेन्ड इन चैप्टर 7 सेक्शन 76 to 1 to 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी इस एक्ट के आने से पहले 1930 से पहले जितने भी प्रोविजंस थे सेल्स ऑफ गुड्स को लेकर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको डील करता था और वो चैप्टर 7 में मेंशन थे सेक्शन 76 से सेक्शन 123 तक। These provisions were later separated and enacted as an independent law called the Sale of Goods Act। जो अभी हमने बात की पीछे जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सेक्शंस थे सेक्शन 76 से 123 तक जो सेल ऑफ गुड्स के साथ डील करते थे अब उनको अलग कर दिया गया और अब एक अलग इंडिपेंडेंट एक्ट बना दिया गया गुड्स के सेल के लिए, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर हम इसके इनेक्टमेंट की बात करें तो जो ये एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दिस इज द एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930 यानी 1930 का ये एक्ट नंबर 3 है एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। साथ ही जो ये एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये प्राइमरली बेस्ड है इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पर। इससे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये किस पर बेस्ड है, तो ये इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पर बेस्ड है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है द मेन ऑब्जेक्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री। यानी जो हमारा देश है उसमें अच्छे से ट्रेड एंड कॉमर्स हो, प्रोवाइडिंग लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल। यानी जितने भी सेल के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके लिए कुछ लीगल रूल्स प्रोवाइड किए जाएं और उससे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो स्मूथली चले, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इसमें बात करें कि जो हमारे राइट्स हैं उनका नेचर क्या होता है, तो इसमें जो हमें राइट्स मिलते हैं दे आर राइट्स इन रेम, यानी ऐसे राइट्स जो हमारे पास जिनका हमारे पास राइट होता है कि हम उनको अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज इन्फोर्स करा सकते हैं, ना कि हमें राइट इन पर्सनम देता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 3 कहता है Provisions of Indian Contract Act 1872 apply to contracts for the sale of goods insofar as they are not inconsistent with the express provisions। कह रहा है कि जितने भी प्रोविजंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो अप्लाई होंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर भी, वो वहाँ तक अप्लाई होंगे जहाँ तक वो उनके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, यानी सिर्फ कंसिस्टेंट सेक्शंस इसके साथ अप्लाई होंगे। आगे कह रहा है एनी एक्सप्रेशंस यूज इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बट नॉट डिफाइंड इन इट। यानी कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूज़ किए गए हैं लेकिन उसमें डिफाइन नहीं किए गए हैं। साथ ही वो जो एक्सप्रेशंस हैं दे आर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, तो विल कैरी द सेम मीनिंग, तो उनका मतलब सेम ही होगा जैसा हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझ रहे हैं। तो अगर हम शॉर्ट में देखें 1930 से पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1930 के बाद अब ये एक इंडिपेंडेंट एक्ट बन गया है, दैट इज द एक्ट 3 ऑफ 1930 एंड व्हिच इज नोन एज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका एम क्या है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।